ठीक है, तो आगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक कंसेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का वो क्या है, तो जो टॉर्क होता है किसी भी सिस्टम पर लगने वाला नेट टॉर्क, ठीक है, किसी भी सिस्टम पर लगने वाला जो नेट टॉर्क होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर। ठीक है, उस सिस्टम के रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर। ठीक है, बेसिक इक्वेशन ये है, टॉर्क एक्टिंग ऑन एनी सिस्टम, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन एनी सिस्टम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम। ठीक है, अच्छा, ये जो टॉर्क या एंगुलर मोमेंटम, ये जो क्वांटिटीज़ हैं वो किसी न किसी पॉइंट, किसी न किसी एक्सिस के अबाउट होती हैं। ठीक है, तो मान लिया कोई पॉइंट है ओ, ठीक है, तो किसी सिस्टम पे लगने वाला जो नेट टॉर्क है अबाउट पॉइंट ओ, तो वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ। ठीक है, ये किसी न किसी एक्सिस या किसी न किसी पॉइंट के अबाउट होता है, एंगुलर मोमेंटम या टॉर्क है। तो अगर तो कंसेप्ट कुछ ऐसे समझो आप। ठीक है, किसी भी सिस्टम पे लगने वाला जो नेट टॉर्क है वो किस पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट, तो वही किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लेकिन वो एंगुलर मोमेंटम भी किसके अबाउट होगा, पॉइंट ओ के अबाउट। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तब होता है जैसे मान लिया कोई पॉइंट है पी और पॉइंट पी के अबाउट नेट टॉर्क जीरो, किसी भी सिस्टम पे नेट टॉर्क क्या है, जीरो, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, जो इनिशियल है वही फाइनल रहेगा, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। लेकिन वो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किस पॉइंट के अबाउट होगा, वो भी उसी पॉइंट के अबाउट होगा जिस पॉइंट के अबाउट आपका टॉर्क जीरो है। ठीक है, यानी ढंग से समझो इसको, हो सकता है आपके सिस्टम में किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो ना हो और कुछ ऐसे पॉइंट्स हों जिसके अबाउट टॉर्क जीरो हो, तो एंगुलर मोमेंटम सिर्फ उन्हीं पॉइंट के अबाउट कंजर्व रहेगा जिन पॉइंट्स के अबाउट टॉर्क क्या है, जीरो। ठीक है, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो नहीं है उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि अगर मान लिया कोई एक पॉइंट है पी और पॉइंट पी के अबाउट सिस्टम पर नेट टॉर्क जीरो है, ठीक है, तो पॉइंट पी के अबाउट ही सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा वही क्या होगा, फाइनल। क्लियर। अब कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। तो इसमें ये सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें क्या है, एक स्मूथ टेबल है। ठीक है, एक स्मूथ टेबल है, काफ़ी बड़ी टेबल है, और उसके सेंटर में एक होल है, एक ऑरिफाइस है, वहाँ से एक स्ट्रिंग पास कर रही है ये। ठीक है, और उस स्ट्रिंग में एक बॉल कनेक्टेड है, उसका मास दिया है m। ठीक है, और कितनी स्पीड से मूव कर रही है, वो v1 स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, और अभी कितनी रेडियस में मूव कर रही है, तो ये जो रेडियस है वो है रेडियस r1 रेडियस में v1 स्पीड से ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही है वो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेबल है ये और स्मूथ टेबल है। ठीक, कोई फ्रिक्शन वगैरह फोर्स नहीं है। ठीक है, अब ये जो पर्सन है, ये जो नीचे पर्सन खड़ा हुआ है, ये पर्सन क्या कर रहा है, उस स्ट्रिंग को खींचना शुरू करता है। ठीक है, इस पर एक टेंशन लगाना शुरू करता है, तो उस टेंशन तो होगा वैसे तो इसमें, ठीक है, वो टेंशन जो होगा वही उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब वो स्ट्रिंग को क्या करना शुरू करता है, खींचना शुरू करता है। ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो कम करना शुरू कर देता है। तो अभी किस रेडियस में घूम रही है, तो अभी ये r1 रेडियस में घूम रही है। ठीक है, तो अब ये किस रेडियस में घूमना स्टार्ट करेगी, तो अभी रेडियस चेंज करके किस में आ जाएगी, r2 रेडियस, कुछ छोटी रेडियस में घूमना स्टार्ट कर दिया अब इसने, मान लिया कुछ ऐसे सर्कल बना रही है अभी। ठीक है, और अब ये जो रेडियस है वो रेडियस r1 नहीं है, अब रेडियस कितनी दे गई है, r2। ठीक है, और ये जो बॉल है आपकी वो m मास की बॉल ये यहाँ आ चुकी है, m मास की बॉल, और स्पीड भी अब मान लिया चेंज हो गई, और स्पीड कितनी हो गई, मान लिया v2। ठीक है, पहले स्पीड कितनी थी, v1, और किस रेडियस में घूम रही थी, r1 में, m मास की बॉल, और जैसे इसने खींचना शुरू कर दिया नीचे की तरफ, तो अब ये सर्कल धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, तो खींचते खींचते वो कितना लेके आया, तो अब जो रेडियस हो गई है वो हो गई है r2, और मास m है, और वेलोसिटी अब कितनी हो गई, v2। ठीक है, तो आपको r1 v1 r2 v2 में रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो आप ढंग से समझना जरा इसमें। इस केस में जो टेंशन लग रहा होगा t, ठीक है, वो कहाँ से पास कर रहा होगा, वो इस सेंटर से पास कर रहा है, इस ओरिजिन से पास कर रहा है, ऑरिफाइस से पास कर रहा है, तो उसका नाम दिया हमने o। ठीक है, यहाँ पे एक स्मॉल होल है, तो वहाँ से ही पास करेगा। जब ये बॉल यहाँ होगी तब भी वो वहाँ से पास होगा, जब ये बॉल यहाँ होगी तब भी वो वहाँ o से पास कर रहा होगा, जब ये बॉल यहाँ घूम रही होगी तब भी वो o से पास कर रहा होगा, जब ये बॉल यहाँ घूम रही होगी तब भी वो कहाँ से पास करेगा, o से पास करेगा। ठीक है, तो अगर हम o के रिस्पेक्ट में देखें, विद रिस्पेक्ट टू o से देखें, तो अब बताओ इस टेंशन का जो टॉर्क होगा अबाउट पॉइंट o, तो क्या वो हमेशा जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि ये जो टेंशन है वो हमेशा कहाँ से पास करता है, o से, तो इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो हमेशा कहाँ से पास करती है, o से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कितनी रहेगी, जीरो। तो इस टेंशन का जो टॉर्क होगा वो o के अबाउट हमेशा क्या होगा, जीरो। ठीक है, आप कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट ये होता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का कि अगर किसी सिस्टम पे नेट टॉर्क जीरो होता है तो उसका क्या अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वो पॉइंट P ढूंढना पड़ता है, वो पॉइंट P ढूंढना पड़ता है जिसके अबाउट सिस्टम पे नेट टॉर्क कितना है, जीरो। तो इस पर्टिकुलर केस में वो जो पॉइंट है जिसके अबाउट नेट टॉर्क जीरो वो है पॉइंट O। O के अबाउट नेट टॉर्क क्या है,
0, ठीक है। तो सबसे पहला टारगेट ये होता है एक ऐसा पॉइंट आपको सर्च करना होता है, एक ऐसी एक्सिस सर्च करनी होती है जिसके अबाउट सिस्टम पे नेट टॉर्क क्या हो 0, और अगर सिस्टम पे नेट टॉर्क 0 होगा तो उसी पॉइंट के अबाउट, उसी एक्सिस के अबाउट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो इस केस में पॉइंट ओ से स्ट्रिंग पास कर रही है, तो जो टेंशन है वो हमेशा ओ की तरफ लगेगा, तो टेंशन का जो टॉर्क होगा पॉइंट ओ के अबाउट वो कितना हो जाएगा 0, तो ठीक है। सिस्टम पे जो ओ के अबाउट नेट टॉर्क है वो कितना है 0, ठीक है। बाकी फोर्सेज लग रहे होंगे, एम जी नीचे लग रहा होगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा, एम जी और नॉर्मल रिएक्शन बराबर होंगे और उनके टॉर्क एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो नेट टॉर्क इन दोनों कितना हो जाएगा 0। एम जी एच आएगा क्लॉकवाइज और आर का टॉर्क हो एंटी क्लॉकवाइज, दोनों इक्वल एंड अपोजिट, नेट टॉर्क कितना हो जाएगा 0। तो इन दोनों की तो टॉर्क आपस में कैंसिल कर देंगे, बस नेट टॉर्क किसका बचा, टेंशन का। तो टेंशन का भी 0 इसलिए हो गया क्योंकि टेंशन कहाँ से पास कर रहा है, पॉइंट ओ से, ठीक है। इसका मतलब सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो ओ के अबाउट कंजर्व रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। तो जो इनिशियल होगा ओ के अबाउट वही क्या होगा आपका फाइनल। तो इनिशियल है कितना, तो एम मास का पार्टिकल वी की स्पीड से आर रेडियस में घूम रहा होता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर, तो इनिशियल हो जाएगा एम वी वन आर वन, और यही किसके बराबर होगा, यही फाइनल के बराबर होगा। फाइनल कितना होगा एम वी टू आर टू, तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया वी वन आर वन इज इक्वल टू वी टू आर टू, तो ये रिलेशन बन गया, ठीक है। आपको 3 वैल्यूज बताऊंगी तो 4th वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, क्लियर। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि V और R का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है, V1 R1 किसके बराबर, V2 R2 के बराबर। इसका मतलब V इंटू R का ये जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब जैसे जैसे रेडियस कम होती जाएगी, जैसे जिस रेशियो में रेडियस कम होती जाएगी उसी हिसाब से वेलोसिटी, उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट। जो एंगुलर मोमेंटम है वही इनिशियल है, जो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल है वही फाइनल है। एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है। तो पहले जो काइनेटिक एनर्जी होगी इनिशियल, तो वो होगी हाफ एम वी वन स्क्वायर, और जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी वो हो जाएगी हाफ एम बी टू स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या इफेक्ट आया, तो आप ढंग से देखो, जैसे जैसे रेडियस छोटी हो जाएगी वेलोसिटी उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और रेडियस r1 से कम होकर कितनी हो गई r2, तो स्पीड v1 से बढ़ के कितनी हो जाएगी v2, तो v2 ज़्यादा होगा v1 कम होगा, फाइनल स्पीड ज़्यादा होगी इनिशियल स्पीड कम होगी। इसका मतलब फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो ज़्यादा है किससे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। तो ये एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी आई है वो इस पर्सन के वर्क डन से आई है। ढंग से समझो आप, ये जो पर्सन इसको खींच रहा होगा नीचे, तो ये कुछ ना कुछ वर्क कर रहा होगा, और वो वर्क कहाँ जा रहा है, वो वर्क इस ब्लॉक की, इस एम मास के ब्लॉक की क्या बढ़ा रहा है, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट है वो क्या इंक्रीज कर रहा है, वो ब्लॉक की क्या इंक्रीज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, क्लियर। तो अगर पूछा जाए इसको खींचने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो बस आप इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो और वो वर्क के बराबर हो जाएगा, क्लियर। एक और एग्जाम्पल करते हैं, क्लासिकल एग्जाम्पल है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का। आप ऐसे समझो कि एक हॉरिजॉन्टल ये सरफेस, ये वर्टिकल सरफेस नहीं है, ठीक है। ये जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, एक रॉड लाई कर रही है, ये फ्री रॉड है, ठीक है। ये मूव भी कर सकती है, ट्रांसलेट भी कर सकती है और रोटेट भी कर सकती है। ऐसा नहीं है वो पॉइंट ओ के अबाउट फिक्स है, पॉइंट ओ क्या है, सिर्फ उसका सेंटर दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये आगे बढ़ भी सकती है और ये अपने एक्सिस का आउट रोटेट भी कर सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फ्री रॉड है और इस फ्री रॉड को एक पार्टिकल आके हिट करता है, एम मास का पार्टिकल है और इस रॉड को आगे हिट करता है। इस रॉड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। इस रॉड का जो मास है वो कैपिटल एम, इस रॉड की जो लेंथ है वो कैपिटल एल, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको गिवन है। और इसका मान लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता ही होगा आपको, जिस पॉइंट के आउट फाइंड करोगे उस पॉइंट के आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग जाएगा आपको। और स्मॉल एम मास का पार्टिकल यू स्पीड से आके हिट को हिट करता है, ठीक है। और क्वेश्चन में ये गिवन है कि हिट होने के बाद आफ्टर कोलिजन ये जो पार्टिकल है ये रेस्ट में आ जाता है, ये मूव नहीं करता है, ठीक है। कोलाइड होने के बाद ये रेस्ट में आ जाता है, तो खुद तो रेस्ट में आ जाएगा, रॉड आगे मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो रॉड को जब हिट करेगा तो अब रॉड अपने सेंटर के अबाउट घूमेगी भी और आगे ट्रांसलेट भी करेगी, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन ये जो सिचुएशन है ये बिफोर कोलिजन की, और कहाँ हिट करता है, तो ये सेंटर से कितने नीचे हिट करता है, तो सेंटर से ये ए डिस्टेंस नीचे हिट करता है, ठीक है। सेंटर से कितने नीचे, ए डिस्टेंस नीचे हिट करता है, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, तो आप जरा ढंग से देखो इसको, जस्ट कोलिजन ख़त्म ही हुआ है, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, तो अब रॉड जो है वो आगे ट्रांसलेट भी करेगी और रोटेट भी करेगी, तो कुछ ऐसे होगा ये, ठीक है। पार्टिकल तो आपका
कोलिजन होने के बाद रेस्ट में आ गया होगा और ये रॉड आगे मूव भी कर रही होगी, तो मान ली इसका सेंटर ऑफ मास कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी मान ली वो है v, और ये रोटेट भी करेगा। सिंस यहाँ से हिट हुई है रॉड तो ये ऐसे रोटेट करेगी, तो मान लिया रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ओमेगा, ठीक है। और ये जो पार्टिकल है हिट होने के बाद ये पार्टिकल कहाँ आ गया होगा, m मास का पार्टिकल ये कहाँ आ गया आपका रेस्ट में। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि हिट होने के बाद ये पार्टिकल कहाँ जाता है रेस्ट में। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसका सेंटर ऑफ मास रॉड कितनी वेलोसिटी से ट्रांसलेट कर रही होगी और कितनी वेलोसिटी से रोटेट कर रही होगी। यानी आपको v फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है कि कितनी वेलोसिटी से ये रोटेट कर रही होगी, ठीक है। अभी फ्रीली रोटेट कर रही है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली रोटेट करता है तो वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता है। आप किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ो, अरे हाथ से घुमा के हवा में ऐसे घुमा दो हाथ से, ठीक है। आपने कॉपी उठाई और ऐसे एयर में उछाली और घुमा दी हाथ से, तो जब कॉपी वो रोटेट कर रही होगी एयर में, तो फ्रीली रोटेट कर रही है, तो किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी वो, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। तो जैसे कि ये रॉड है, ये कहीं से हिंज नहीं है, तो ये फ्रीली जब रोटेट करेगी तो किसके अबाउट रोटेट करेगी, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, जिसका नाम क्या है ओ के अबाउट ये रोटेट करेगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें आप अगर आप पूरा सिस्टम देखो तो जब ये कोलाइड होंगे तो इस पे फोर्सेस आपस में फोर्सेस लग रहे होंगे, ठीक है। मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ जो कोलिजन का डायग्राम होगा, उसको बहुत ही ढंग से समझना। आपने मान लिया ये रॉड थी, ठीक है, ये रॉड थी और ऑब्जेक्ट उससे कोलाइड कर रहा था, ठीक है। ऑब्जेक्ट जस्ट कोलाइड कर रहा है, ठीक, कोलिजन के टाइम का सीन है ये। तो जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो कुछ इस हिसाब से लग रहे होंगे। बॉल पे फोर्स लगा हुआ इस डायरेक्शन में F और रॉड पे फोर्स लगा हुआ इस डायरेक्शन में F, ठीक है, क्लियर। और वो जो पॉइंट होगा ये है पॉइंट आपका O, ये कोलिजन के टाइम का है। बॉल ने रॉड पे फोर्स लगाया, रॉड ने बॉल पे फोर्स लगाया, ठीक है। तो अगर आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है तो आप ऐसे समझो, हमें एक ऐसे पॉइंट की तलाश होगी जिस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क कितना होगा, 0, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जिसके अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा। क्या वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास हो सकता है, देखो जरा सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास, ठीक है, मैं ऐसा कहता हूँ कि वो जो पॉइंट है वो पॉइंट है, ये पॉइंट P कह देता हूँ मैं। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने, उसको नाम दिया पॉइंट P, तो वो पॉइंट P है। पॉइंट P के अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा, क्यों कि ये दोनों जो फोर्सेज लग रहे हैं एक्शन रिएक्शन के, हम पूरा सिस्टम लेके देखेंगे, जब हम पूरा सिस्टम लेंगे तो वो जो दोनों फोर्सेज हैं वो पॉइंट P से ही पास कर रहे हैं। ये वाला फोर्स जो बॉल पे लगा है वो भी पॉइंट P से पास कर रहा है, उसका लाइन ऑफ एक्शन, और ये जो फोर्स रॉड पे लगा है वो भी कहाँ से पास कर रहा है, पॉइंट P से पास कर रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस कहाँ से पास कर रहे हैं, पॉइंट P से। तो दोनों फोर्सेस का जो नेट टॉर्क होगा पॉइंट P के अबाउट वो कितना हो जाएगा, 0। इस फोर्स का भी टॉर्क 0, इस फोर्स का भी टॉर्क 0, ठीक है। तो पॉइंट P के अबाउट नेट टॉर्क कितना रहेगा, 0। तो एक पॉइंट तो आपको मिल गया पॉइंट P, पॉइंट P के अबाउट नेट टॉर्क कितना है, 0, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ पॉइंट O के हिसाब से बताओ, पॉइंट O के अबाउट क्या नेट टॉर्क 0 है कि नहीं है, पॉइंट O के अबाउट। तो जरा ढंग से देखो, पॉइंट O से जो इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, A, तो वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स की, इसके लिए भी कितनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, A। बस फर्क कितना है कि इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऐसे इधर रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, और इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा वो उल्टा बता दिया मैंने, इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा वो क्लॉकवाइज होगा, ऐसे ये क्लॉकवाइज, और इस फोर्स की वजह से टॉर्क होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। सिंस दोनों टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट हैं तो नेट टॉर्क फिर से कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट लो, मान लिया यहाँ पे पॉइंट लिया एक O डैश, तो इसके अबाउट भी नेट टॉर्क 0 होगा, क्योंकि जितनी O डैश की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस F से उतनी O डैश की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस F से। तो जितना O डैश के अबाउट टॉर्क इस F का होगा उतना ही O डैश के अबाउट टॉर्क इस F का होगा, बस फर्क कितना होगा, एक का क्लॉकवाइज है दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज। तो O डैश के अबाउट भी टॉर्क कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये एक ऐसा केस है, ये एक ऐसी सिचुएशन है, इसमें आप कोई भी पॉइंट पकड़ोगे, किसी भी पॉइंट को पकड़ोगे तो उसके अबाउट नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। या आप ऐसा समझो, इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स, तो ये जो फोर्स लग रहा है वो इंटरनल फोर्स है, तो वो नेट फोर्स कितना है, 0, ठीक है। और जब भी किसी सिस्टम पर नेट फोर्स 0 होता है, ढंग से समझना, जब भी किसी सिस्टम पे नेट फोर्स क्या होता है, 0, तो फिर टॉर्क इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता है कि आप किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो। इसका मतलब अगर पॉइंट P के अबाउट 0 हो गया तो पॉइंट O के अबाउट भी 0 होगा, पॉइंट O डैश के अबाउट 0 होगा। कोई भी पॉइंट लोगे, कहीं बाहर भी कोई पॉइंट लोगे O डबल डैश, तो उसके अबाउट भी टॉर्क कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। क्योंकि इस पर नेट फोर्स क्या है, 0, तो इस बात पे डिपेंड ही नहीं करेगा टॉर्क कि किसके अबाउट निकाल रहे हो। अगर किसी भी एक पॉइंट के अबाउट अगर 0 आ जाता तो बाकी सभी पॉइंट्स के अबाउट भी क्या होगा, 0, ठीक है। तो हम O के अबाउट ले रहे हैं क्योंकि O के अबाउट ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूँ O के अबाउट, तो जो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल होगा O के अबाउट,
भाई एंगुलर मोमेंटम फाइनल होगा। ठीक है, अब जरा ढंग से देखो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियली रॉड तो कुछ रोटेट नहीं कर रही है, सिर्फ ये पार्टिकल आ रहा है। ठीक है, तो पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा बस वही होगा। ठीक है, तो रॉड का तो कितना हो गया 0 प्लस पार्टिकल का कितना होगा, तो m मास का पार्टिकल u स्पीड से आ रहा है और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है a, तो ये हो गया m u a। ठीक है, एम वी आर परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है o से, उसकी लाइन ऑफ एक्शन की, ये लाइन ऑफ एक्शन है पार्टिकल की, तो वो कितनी है a, तो m u a इज इक्वल टू, अब फाइनली कोलिजन होने के बाद पार्टिकल तो रेस्ट में आ गया, तो पार्टिकल की वजह से तो कोई एंगुलर मोमेंटम होगा नहीं, जो भी होगा रॉड की वजह से होगा। तो रॉड का कितना होगा, तो रॉड कितने एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है ओमेगा से, तो उसका हो जाएगा आई ओमेगा। ठीक है, और आई की वैल्यू तो ये इक्वेशन बन गई 1, और आई कितना होगा, सेंटर के अबाउट आई जो होता है रॉड का, तो वो होता है एम एल स्क्वायर बाई 12। तो आई की वैल्यू पुट कर देंगे, एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन, अब मुझे बताओ सिस्टम पे नेट फोर्स भी कितना है, 0। जब सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है तो उसका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो भी कंजर्व रहेगा, यानी जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम होगा वही क्या होगा, फाइनल। अब इनिशियल देखो रॉड तो कुछ मूव कर नहीं रही है, सिर्फ पार्टिकल मूव कर रहा है, तो पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, लीनियर मोमेंटम तो हो गया एम इंटू यू इज इक्वल टू फाइनल कितना होगा, तो फाइनल एम मास की रॉड है और उसका सेंटर ऑफ मास कितनी स्पीड से जा रहा है, तो वो स्पीड कितनी है v, तो वो कितना हो गया आपका m इंटू कैपिटल M इंटू वी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। बस दोनों इक्वेशन से दो अननोन निकल आएंगे, इस इक्वेशन से v निकल आएगा, यहाँ से v फाइंड कर लेंगे, v कितना आ जाएगा एम यू अपॉन कैपिटल M, और यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा कितना आ जाएगा एम यू ए अपॉन आई, आई कितना है कैपिटल M कैपिटल L स्क्वायर अपॉन 12, तो ये 12 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो पहली इक्वेशन से ओमेगा फाइंड हो गया सीधे सीधे, दूसरी इक्वेशन से v फाइंड हो गया धीरे धीरे। ठीक है।